नमस्कार दोस्तों, filmy.web का लिंक 24 के एक और बेहद खास वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट गौरव और आज हम जिस वीडियो पर बात करने वाले हैं उसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के पहले एपिसोड के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सीरीज के फाइनल सीजन का पहला वॉल्यूम रिलीज हो चुका है और इसमें कुल 4 एपिसोड्स हैं। मैं हर एपिसोड की कहानी आपके लिए अलग अलग वीडियो में लेकर आऊंगा ताकि कोई भी राज आपसे छूट न जाए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक वीडियो। इस एपिसोड की शुरुआत हमें एक फ्लैशबैक के जरिए अतीत में ले जाती है। हमें वो समय दिखाया जाता है जब विल बायर्स उस डरावनी अपसाइड डाउन दुनिया में बिल्कुल अकेला फंसा हुआ था। ये तब का मंजर है जब वो अपने घर के पीछे बनी कैसल बायर्स नाम की छोटी सी झोपड़ी में छिपा हुआ था। तभी वहां अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक भयानक डेमोगोर्गन आ धमकता है। वो राक्षस विल को अपना शिकार बनाने के लिए उसका पीछा करना शुरू करता है। विल अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागता है और एक सूखे हुए पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन वो राक्षस रुकता नहीं है, वो भी पेड़ पर चढ़ने लगता है। घबराहट में जब विल दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो जमीन पर आ गिरता है। इसके बाद वो राक्षस उसे मारता नहीं है, बल्कि उसे उठाकर हॉकिंस की लाइब्रेरी में ले जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा राज खुलता है कि उस डेमोगोर्गन ने विल को मारा नहीं, बल्कि उसे वेकना के सामने पेश कर दिया। वेकना भी विल की जान नहीं लेता, बल्कि अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजीबोगरीब लताओं को विल के मुंह में डाल देता है। वो उसके शरीर के अंदर दूसरी दुनिया के परजीवी डाल देता है ताकि वो उससे जुड़ा रहे। आपको याद होगा कि सीजन 1 के अंत में विल के मुंह से एक कीड़ा निकला था जिसे डस्टिन ने पाला था। ये सब उसी घटना का नतीजा था, यानी विल शुरुआत से ही वेकना की गिरफ्त में था। अब हम फ्लैशबैक से निकलकर वर्तमान समय में आते हैं। तारीख है 3 नवंबर 1987। सबसे पहले नजारा दिखता है माइक के घर का, जहां हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। माइक की छोटी बहन को अब अजीब चीजें दिखाई देने लगी हैं। उसे एक ऐसा इंसान नजर आता है जो वहां मौजूद ही नहीं है। इस वजह से वो काफी डरी सहमी और खोई खोई रहती है। वहीं जॉयस और उसका पूरा परिवार अब माइक के घर में ही शिफ्ट हो गया है, जिस वजह से घर में काफी भीड़ भाड़ है और अफरा तफरी का माहौल बना रहता है। विल, माइक और उसकी बहन स्कूल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉबिन अब शहर में एक रेडियो जॉकी बन चुकी है और स्टीव वहां उसकी मदद करता है। रॉबिन रेडियो पर बताती है कि पिछले सीजन की तबाही के बाद पूरा हॉकिंस शहर अब सेना के कब्जे में है। शहर को लोहे की बड़ी बड़ी चादरों से सील कर दिया गया है। वहां रहने वाले लोग बाहर नहीं जा सकते और बाहर वालों को बिना परमिशन अंदर आने की मनाही है। सेना ने लाइब्रेरी को अपना हेडक्वार्टर बना लिया है, क्योंकि वहीं पर दूसरी दुनिया का दरवाजा मौजूद है जिस पर अब सेना का कड़ा पहरा रहता है। रेडियो शो के दौरान अचानक प्रसारण में कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ जाती है। इसे ठीक करने के लिए स्टीव अपने वॉकी टॉकी से डस्टिन से संपर्क करता है। यहां हमें पता चलता है कि एडी की मौत का डस्टिन पर बहुत गहरा असर हुआ है। उसका व्यवहार अब पूरी तरह बदल चुका है। वो स्टीव की मदद करने से साफ इनकार कर देता है और काफी गुस्से में बात करता है। स्कूल में डस्टिन एडी की याद में हेलफायर क्लब की टी शर्ट पहनकर आता है, लेकिन स्कूल के बाकी छात्र इसे पसंद नहीं करते। कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी लुकास, माइक और विल वहां पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। माइक उसे समझाने की कोशिश करता है कि हॉपर ने सबको छिपकर रहने की सलाह दी है, इसलिए उसे ऐसे खुलेआम सबका ध्यान नहीं खींचना चाहिए। लेकिन डस्टिन को लगता है कि उसके दोस्त उसे समझ नहीं रहे हैं और वो उनसे नाराज होकर वहां से चला जाता है। इसी बीच स्कूल की दीवार पर एक लापता लड़की का पोस्टर दिखाई देता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि 11 है, जिसे वहां जेन हॉपर के नाम से जाना जा रहा है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि जंगल में 11 भाग रही है और सेना उसके पीछे पड़ी है। एक पल के लिए लगता है कि वो पकड़ी जाएगी, लेकिन फिर पता चलता है कि ये 11 नहीं बल्कि कोई और लड़की थी। असली 11 तो हॉपर और जॉयस के साथ जंगल में अपनी शक्तियों को बढ़ाने की ट्रेनिंग कर रही है। खास बात यह है कि अब जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते वक्त उसकी नाक से खून नहीं बहता। इसका मतलब है कि वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है और अपनी ताकतों पर उसका पूरा नियंत्रण आ चुका है। दूसरी तरफ हमारा पुराना साथी मरे एक नकली पहचान के साथ सामान से भरा ट्रक लेकर शहर में दाखिल होता है। हमें पता चलता है कि वो चोरी छिपे हमारे हीरोज तक मदद पहुंचा रहा है। रेडियो स्टेशन पर नैन्सी, जोनाथन, स्टीव और रॉबिन मिलकर एक मिशन पर काम कर रहे हैं। उन्हें रेडियो सिग्नल ठीक करने के लिए एक ऊंचे टावर पर चढ़ना होता है। स्टीव जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन जोनाथन नैन्सी को प्रभावित करने के लिए खुद जाने की जिद करता है। दोनों के बीच नैन्सी का दिल जीतने के लिए एक रेस लग जाती है और आखिरकार वो टावर पर चढ़कर सिग्नल ठीक कर देते हैं। मरे वहां पहुंचकर उन्हें बताता है कि सेना ने भारी मात्रा में गोला बारूद मंगवाया है,
जिसका सीधा मतलब है कि आज रात वो गेट खुलने वाला है और सेना दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी कर रही है। उधर डस्टिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए साइंस लैब से एक खतरनाक सांप चुरा लेता है और उसे अपने दुश्मन के लॉकर में छिपा देता है। जब वो लड़का लॉकर खोलता है तो सांप देखकर उसकी चीख निकल जाती है। इससे वो लड़के डस्टिन से और भी ज्यादा चिढ़ जाते हैं। स्कूल की कैंटीन में बैठे बाकी दोस्तों को रेडियो के जरिए रॉबिन का एक कोड मैसेज मिलता है। वो उन्हें बताती है कि अगले 2 घंटे में सेना का काफिला निकलने वाला है और आज रात ही गेट्स खुलने वाले हैं। इसके बाद सभी मिलकर एक खतरनाक योजना बनाते हैं। प्लान ये है कि हॉपर चुपके से सेना के ट्रक में बैठकर अपसाइड डाउन दुनिया में जाएगा ताकि वेकना का पता लगाया जा सके। हमारी दुनिया में स्टीव और उसके साथी रेडियो वैन के जरिए उसी रास्ते पर चलेंगे ताकि हॉपर से संपर्क न टूटे। 11 जिद करती है कि वो भी हॉपर के साथ जाएगी और वेकना को खत्म कर देगी, लेकिन हॉपर उसे सख्त मना कर देता है। वो जानता है कि सेना 11 को ही ढूंढ रही है और अगर वो वहां गई तो उसका पकड़ा जाना तय है, जिससे पूरी मानवता खतरे में पड़ जाएगी। इस मिशन को उन्होंने द क्रॉल नाम दिया है। हालांकि स्टीव को शक है कि वेकना शायद मर चुका है, क्योंकि पिछले सीजन में उन्होंने उसे बुरी तरह जला दिया था। तभी विल को फिर से वही पुराना एहसास होता है, उसका सिर चकराने लगता है और उसे दूसरी दुनिया का आभास होता है। ये साफ इशारा है कि वेकना खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वो वापस आ रहा है। माइक की बहन हॉली को फिर से वो अनदेखा साया नजर आता है और वो हवा में बातें करने लगती है, जिसे देखकर उसकी टीचर को शक हो जाता है कि हॉली की मानसिक हालत ठीक नहीं है। कहानी वापस अपसाइड डाउन में शिफ्ट होती है, जहां सेना ने अपना एक रिसर्च सेंटर बना रखा है। वहां की इंचार्ज डॉक्टर के को बताया जाता है कि 11 अभी भी उनकी पकड़ से बाहर है। हम देखते हैं कि वहां डेमोगॉर्गन जैसे भयानक जीवों पर प्रयोग किए जा रहे हैं और डॉक्टर के एक मरे हुए राक्षस की चीरफाड़ कर रही है। इसके बाद हम अस्पताल का रुख करते हैं, जहां मैक्स अभी भी कोमा में है। उसके दोस्त बारी बारी से उसकी देखभाल करते हैं और उसे म्यूजिक सुनाते हैं ताकि वेकना उस तक न पहुंच सके। अस्पताल में विल देखता है कि रॉबिन वहां की एक नर्स विक्की के काफी करीब आ रही है। यह देखकर विल थोड़ा असहज हो जाता है और वहां से हट जाता है। हॉकिंस के कब्रिस्तान में एडी की कब्र के साथ छेड़छाड़ की गई है। किसी ने खून से उस पर अपमानजनक बातें लिख दी हैं। डस्टिन जब उसे साफ करने जाता है तो वही लड़के वहां आ जाते हैं। डस्टिन ने जो सांप लॉकर में रखा था वो उसे वहां देख लेता है और समझ जाता है कि ये जाल है। वो लड़के डस्टिन को बुरी तरह पीटते हैं। डस्टिन अकेला पड़ जाता है और वो उसे अधमरा करके छोड़ देते हैं। उसके दोस्त वॉकी टॉकी पर उसे बुलाते रह जाते हैं, लेकिन वो जवाब देने की हालत में नहीं होता। डस्टिन के न मिलने पर प्लान में बदलाव किया जाता है। जोनाथन डस्टिन की जगह ले लेता है। रेडियो स्टेशन की छत पर माइक और 11 काफी समय बाद एक भावुक पल बिताते हैं और भविष्य में साथ रहने के सपने देखते हैं। इसके बाद मिशन शुरू होता है। स्टीव वैन चलाता है और जोनाथन फ्रीक्वेंसी सेट करता है। माइक और लुकास दूरबीन से सेना की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। जैसे ही सेना गेट को आग से खोलती है, हॉपर मौका देखकर एक ट्रक में छिप जाता है और दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाता है। शुरुआत में सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही काफिला दूसरी दुनिया में आगे बढ़ता है, ट्रकों का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। रेडियो संपर्क टूटते टूटते बचता है। तभी अंधेरे में एक डेमोगॉर्गन की दहाड़ सुनाई देती है। वो राक्षस सेना के काफिले पर हमला बोल देता है। जिस ट्रक में हॉपर था, उसके ड्राइवर को वो राक्षस मार डालता है। हॉपर किसी तरह अपनी जान बचाता है। तभी एक बहुत बड़ी घटना घटती है। विल का दिमाग उस डेमोगॉर्गन के दिमाग से जुड़ जाता है। वो राक्षस जो भी देख रहा है, विल को वो सब अपनी आंखों से दिखाई देने लगता है। विल देखता है कि वो डेमोगॉर्गन जंगल से निकलकर तेजी से नैन्सी के घर की तरफ बढ़ रहा है। सबको याद आता है कि वेकना ने नैन्सी को यही सपना दिखाया था कि उसका परिवार मारा जाएगा। ये पता चलते ही सभी लोग नैन्सी के घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। एपिसोड के अंतिम दृश्य में हम नैन्सी का घर देखते हैं, जहां बाहर से सब शांत है, लेकिन अंदर हॉली के कमरे में वही दहशत लौट आती है जो सीजन 1 में विल के साथ हुई थी। लाइटें तेजी से जलने बुझने लगती हैं और माहौल खौफनाक हो जाता है। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ छत टूटती है और वो भयानक डेमोगॉर्गन सीधे कमरे के अंदर कूद पड़ता है। तो दोस्तों, इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ पर यह पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या वो सब उस राक्षस से बच पाएंगे या हॉली उसका शिकार बन जाएगी? ये जानने के लिए हमें अगला एपिसोड देखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरे एपिसोड की कहानी भी इसी तरह विस्तार से लेकर आऊं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। filmy.web24 को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं गौरव आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।